प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट बेस एकेडमी पर। साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, कल हमने छत्तीसगढ़ इतिहास के अंतर्गत राष्ट्रीय राजवंश को पढ़े हैं, जिसके अंतर्गत कल हम लोग क्या पढ़े हैं साथियों? तो कल हम लोग मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश, मेघ वंश और सातवाहन वंश को पढ़ लिए हैं कल की क्लास के अंतर्गत। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज राष्ट्रीय राजवंश के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वाकटक वंश और गुप्त वंश। उनके साथ साथ हम लोग जो क्षेत्रीय राजवंश है, बस्तर का जो क्षेत्रीय राजवंश है नल वंश, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये समकालीन वंश था। इस वजह से हमें देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में भी हमें समकालीन वंश देखने को मिलेगा जी। ये समकालीन वंश है कौन कौन सा, इसे हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं समकालीन वंश की अगर मैं बात करूं तो आपको समकालीन वंश आपको देखने को मिल जाएगा तीन। कौन कौन सा देखने को मिल जाएगा जी? देखिए, ये इंडिया मैप है, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, जिसमें से अगर देखें तो एक वंश आपको देखने को मिलेगा गुप्त वंश। गुप्त वंश कहां पे शासन करते थे? पाटलिपुत्र। अभी वर्तमान में कौन सा है? पटना है, पाटलिपुत्र। ठीक है। यहाँ पे कौन शासन करते थे जी? तो यहाँ पे शासन करते थे गुप्त वंश। कौन शासन करते थे? गुप्त वंश। ठीक है। इसके अलावा इनके जो समकालीन वंश थे वो था वाकटक वंश। कौन था जी? वाकटक वंश। ये है वाकटक वंश। कौन सा है? वाकटक वंश। ठीक। कौन सा वंश? वाकटक वंश। ये जो वाकटक वंश की अगर मैं बात करूं तो इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी आपको राजधानी देखने को मिलेगा नंदीवर्धन। कौन सा है? नंदीवर्धन जी। नंदीवर्धन। कौन सा है? नंदीवर्धन। इसके अलावा और एक समकालीन वंश था जिसका नाम था नलवंश। कौन सा था? नलवंश। ये जो नलवंश है इसकी राजधानी दो आपको देखने को मिलेगा, एक पुष्करी देखने को मिलेगा और एक कोरापुट देखने को मिलेगा, जो कि बस्तर संभाग के ही अंतर्गत देखने को मिलेगा जी। ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा इनकी दो राजधानी। वैसे तो वाकटक वंश की भी दो राजधानी आपको देखने को मिलेगा, एक तो बरार क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है, और एक दूसरा देखने को मिलेगा नंदीवर्धन जी। ठीक है, पुरी का, और दूसरा है बरार। वही अगर नलवंश की अगर बात की जाए तो पहली राजधानी आपको देखने को मिलेगा पुष्करी। कौन सा है? पुष्करी क्षेत्र, पुष्करी। और दूसरा कौन सा है जी? और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कोरापुट। कोरापुट ये आपको देखने को मिलेगा। कौन सा वंश शासन करते थे यहाँ पे? यहाँ पे शासन करते थे नल वंश। कौन सा वंश? नल वंश शासन कर रहा है जी यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए जी, कौन सा है? पुरी का, पुरी का बरात। ठीक है। ये भी दो राजधानी इनकी भी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो समकालीन वंश है, ये जानकारी हमें किससे मिलता है? तो समकालीन वंश होने का प्रमाण हमें जानकारी देखने को मिलता है कहां से? तो इसकी आपको जानकारी देखने को मिलेगा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। किसे? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। इसके अलावा आपको मेघदूतम से आपको देखने को मिलेगा जी, मेघदूतम ग्रंथ में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो युद्धों का वर्णन आपको देखने को मिलेगा, एक समय ऐसा भी आएगा दोनों वाकटक वंश और नल वंश दोनों के बीच में संघर्ष होगा, तो संघर्ष को भी हमको देखने को मिलेगा। किससे देखने को मिलेगा? तो रिद्धिपुर, रिद्धिपुर और केसरी बेड़ा शिलालेख से देखने को मिलेगा। ठीक है। जो कि नल वंश और वाकटक वंश इन दोनों के संबंध में लंबे समय का संघर्ष हमें देखने को मिलेगा, जानकारी देखने को मिलेगा। तो अभी अभी मैं क्या क्या जानकारी बताया हूं कि ये समकालीन होने का प्रमाण किससे मिलता है? तो समकालीन होने का प्रमाण जानकारी हमें देखने को मिलता है जिससे ही हम लोग क्या पढ़ते हैं? इतिहास पढ़ते हैं जी। तो पहला आपको जानकारी देखने को मिलेगा वो है कौन सा है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति। कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति ऐसा नहीं लिखा था, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। ये सा नहीं आएगा, ये वाला आएगा, है ना? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, पहला है, जो कि हरिसेन द्वारा कृत है। कौन सा है? जो कि हरिसेन द्वारा कृत है जी। अब हरिसेन कौन सा है ये मत पूछना, हरिसेन कृत। ठीक है। कौन सा है? हरिसेन द्वारा ये कृत है जी, लिखा गया है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा कौन सा? तो दूसरा आपको देखने को मिलेगा मेघदूतम ग्रंथ, जो कि कालिदास द्वारा लिखी गई है। कौन सा है? मेघदूतम, मेघदूतम।
दूतम ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है जी? कालिदास, कवि कालिदास द्वारा। इसके द्वारा कवि कालिदास द्वारा। ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कौन सा? तो इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा रिद्धिपुर और केसरी बेड़ा। रिद्धिपुर और केसरी केसरी बेड़ा शिलालेख, इनके द्वारा आपको क्या देखने को मिलेगा जी? लंबे संघर्ष को देखने को मिलेगा वाक्टक और नलवंशियों का। इसमें भी युद्ध का ही प्रमाण मिलता है। मेघदूतम में क्या देखने को मिलता है? मेघदूतम में आपको देखने को मिलेगा जी प्रभावती और रुद्रसेन द्वितीय का क्या देखने को मिलेगा? विवाह देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा जी। तो होता क्या है, इसको पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जो साक्ष्य है उस वो क्या क्या है, क्या साक्ष्य हमें देता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई तीनों वंशों का हम लोग यहाँ पे पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक वंश अभी जो साक्ष्य मैं बता रहा हूं उसके थ्रू हम लोग तीनों वंशों को एक साथ रिलेट करके पढ़ रहे हैं ना। अलग अलग भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले आप लोगों को रिलेट करना सिखा रहा हूं। ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इसमें किस प्रकार का साक्ष्य मिला है, वही मेघदूतम ग्रंथ कवि कालिदास का, इसमें किस प्रकार का साक्ष्य मिला है, इसको मैं बता रहा हूं जी। पहला समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसमें क्या वर्णन आपको देखने को मिलेगा? तो जो हरिशरण कृत द्वारा जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इसमें क्या जानकारी देखने को मिलता है? इसमें समुद्रगुप्त के जो दक्षिणी विजय अभियान है उसके जानकारी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा? समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियान। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। किसमें जानकारी है भाई? ये जानकारी है, ये देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। ठीक है जी, किसमें मिलेगा? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो कि हरिशेन द्वारा है। ठीक है, अभिषेक सॉरी हरिशेन द्वारा कृत है जी। ठीक है, इसमें देखने को मिलता है समुद्रगुप्त के दक्षिणी विजय। अब जब दक्षिणी विजय अभियान करते हैं तो ये कहां पे थे जी? पाटलिपुत्र में, पटना में थे। तो दक्षिण की ओर आएंगे और दक्षिण को जो ओर जब आएंगे तो दक्षिण में क्या क्या है जी? तो यहाँ पे इस जगह पे शासन कर रहा था वाक्टक वंश, और यहाँ पे शासन करते थे नल वंश। तो इन समय जब समुद्रगुप्त आक्रमण करेंगे उस समय यहाँ पे जो दक्षिण क्षेत्र था उस क्षेत्र को क्या नाम से जाना जाता था? दक्षिण कोसल। किस नाम से जाना जाता था जी? दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। क्या नाम जाना जाता था? छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था जी? जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है उसकी बात कर रहा हूं मैं, दक्षिण क्षेत्र छत्तीसगढ़ अलग था, वो उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात है। तो छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? तो छत्तीसगढ़ का नाम क्या मिला हमें? तो छत्तीसगढ़ का नाम मिला हमें क्या? दक्षिण कोसल। दक्षिण कोसल। और इस दक्षिण कोसल के राजा कौन थे साथियों? तो इनके राजा आपको देखने को मिलेगा महेंद्र सेन। कौन मिलेगा? महेंद्र सेन मिलेगा। ठीक है, महेंद्र सेन ये मिलेगा। इसके अलावा और क्या मिला है? तो इनके अलावा और देखने को मिलेगा है महाकांतार। बस्तर बस्तर क्षेत्र का नाम क्या मिला है? महाकांतार नाम मिला है। क्या नाम मिला है? महाकांतार। और महाकांतार नरेश। महाकांतार नरेश कौन है जी? तो उस समय था व्याघ्रराज। कौन सा था? व्याघ्रराज। व्याघ्रराज। ठीक है, ये था जी। कौन बोलता है? समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियान के दौरान जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया था हरिशेन द्वारा, उसमें बताता है कि ये जो छत्तीसगढ़ में नहीं, उस समय दक्षिण कौशल था ना, ये गुप्त वंश के समय गुप्त वंश में नाम था, और ये अभी वर्तमान में है। ठीक है, उस समय गुप्त वंश के समय दक्षिण कौशल में एक राजा शासन करते थे जिसका नाम था वाक्टक नरेश महेंद्र सिंह। वही
उनको पराजित करते हैं। उसके बाद आता है अगला, दक्षिण की ओर आ जाते हैं, जिसमें से महाकांतार नरेश व्याघ्रराज को क्या करेगा, पराजित करेगा। और पराजित कराने के बाद यहाँ पे समुद्रगुप्त क्या करेंगे, व्याघ्रहंता की उपाधि धारण करेंगे साथियों। तो दक्षिणी विजय अभियान के दौरान प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में ये जानकारी हमें देखने को मिलता है कि महेंद्र सेन जो कि वाकटक नरेश है उसके ऊपर समुद्रगुप्त आक्रमण करते हैं। वही वाकटक नरेश, सॉरी, वही नलवंशी शासक के ऊपर महाकांतार पर आक्रमण करते हैं। कौन, समुद्रगुप्त। ये जानकारी हमें मिलता है कहां पे, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। अब दूसरा अभिलेख में आते हैं, दूसरा ग्रंथ है जो कि दूसरा साक्ष्य है देखने को मिलेगा, वो है महा कालिदास के, कालिदास के जो रचना है, ग्रंथ है, उसका नाम है मेघदूतम। कौन सा है, मेघदूतम, मेघदूतम ग्रंथ। इस मेघदूतम ग्रंथ में क्या जानकारी हमें देखने को मिलेगा, सबसे पहली बात इनका लेखक है, लेखक कौन है, रचना किसने किया है, किसकी ग्रंथ है, तो ये है कवि कालिदास, कवि कालिदास। ठीक है जी। ये एक प्रश्न और क्या पूछा गया था, ये जो कवि कालिदास द्वारा जो रचित किया गया है मेघदूतम, इसे छत्तीसगढ़ में अनुवाद किसने किया था, क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मुकुटधर पांडे ने किया है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया जी। और ये जो मेघदूतम रचना किया है, तो ये कहां पे किया है जी, तो ये किया है रामगढ़ की पहाड़ी पे। कहां पे, रामगढ़ की पहाड़ी पे, पहाड़ी पे रचना किया है। कहां पे, रामगढ़ की पहाड़ी पे यह ग्रंथ की रचना किया है, जो कि कहां पे है, ये आपको देखने को मिलेगा सरगुजा पे। कहां पे, सरगुजा पे। अब ये सरगुजा पे क्यों आए और क्यों ये रामगढ़ की पहाड़ी में रुके, जिसमें ये मेघदूतम ग्रंथ की रचना किए, ठीक, इसे मैं आप लोगों को विस्तार से बताता हूं। मैं, देखिए जी, कवि कालिदास किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक, और चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री आपको देखने को मिलेगा प्रभावती, प्रभावती का विवाह किसके साथ हो जाता है जी, रुद्रसेन के साथ हो जाता है, जो कि वाकटक नरेश थे। तो रुद्रसेन के साथ किसका विवाह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रुद्र, रुद्रसेन द्वितीय, इसका विवाह हो जाएगा किसके साथ, इनका विवाह हो जाएगा प्रभावती के साथ, प्रभावती के साथ। और प्रभावती किसकी पुत्री है, प्रभावती पुत्री है चंद्रगुप्त द्वितीय की, चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विक्रमादित्य कहते हैं। आप लोगों को मैं गुप्त वंश में और थोड़ा सा इसको और समझाऊंगा, है ना। तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य बोलते हैं। देखिए, उनकी पत्नी, उसकी पुत्री कौन है जी, प्रभावती है। प्रभावती का विवाह हो जाता है रुद्रसेन द्वितीय के साथ, जो कि वाकटक नरेश है। ये क्या है जी, वाकटक नरेश है। इनके साथ क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। इन दोनों से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, इन दोनों से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, और उस पुत्र का क्या नाम है, प्रवर सेन। क्या नाम है जी, प्रवर सेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय। ठीक है, कौन सा है, प्रवर सेन द्वितीय। जब अल्पवयस्क थे प्रवर सेन द्वितीय, तब रुद्रसेन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद अब राजकाट कौन संभालेगा जी, प्रवर सेन द्वितीय। और उस समय ये क्या थे, अल्पवयस्क थे। इसी वजह से अल्पवयस्क थे, इस वजह से इनको शिक्षा दीक्षा देने के लिए, इनको शिक्षा दीक्षा देने के लिए चंद्रगुप्त क्या करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय कवि कालिदास को इनके दरबार में भेजते हैं। कवि कालिदास को किसके दरबार में भेजते हैं, प्रवर सेन द्वितीय के दरबार में भेजते हैं। तो कवि कालिदास, कवि कालिदास कहाँ पे आएंगे जी, प्रवर सेन द्वितीय के पास आएंगे। तो पटना से जब आ रहे हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ में जब आएंगे तो सरगुजा होते हुए आएगा। तो सरगुजा होते हुए आएंगे तो वहां पे एक पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ी, वहां पे कवि कालिदास क्या करते हैं, रुकते हैं, थोड़ा ठहरते हैं, वहां पे नजारा देखते हैं। और जब वहां पे जब नजारा देखते हैं, तब हमारे सरगुजा क्षेत्र जो स्थित है, उसे क्या कहते हैं जी, उनके सौंदर्य को देखते हुए, सरगुजा के जो सौंदर्य है उसको देखते हुए सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा है जी। तो तीसरे स्वर्ग का द्वार कहाँ है, तो कवि कालिदास ने क्या कहा है, सरगुजा को, सरगुजा को स्वर्ग जाने का रास्ता कहा है।
स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग का द्वार कहाँ है, किसने कहा है, कवि कालिदास ने कहा है, किसमें कहा है, मेघदूतम में कहा है। ठीक है, इनकी जानकारी आपको देखने को मिलता है जी। तो किनके संरक्षण में प्रवर सेन द्वितीय आए हैं, यहाँ पे शासन किए हैं, वो है कवि कालिदास। ठीक है, इनके दरबार में आते हैं जी, ये है। उसके बाद अगला जो देखने को मिलता है हमें संघर्ष देखने को मिलता है, जो कि रिद्धिपुर शिलालेख में देखने को मिलेगा और पणिया पाथर शिलालेख में देखने को मिलेगा। और उनके साथ साथ हम लोग केसरी बेड़ा शिलालेख के अनुसार भी देखते हैं, जिसमें से रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार, इसमें रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार क्या होता है जी, तो रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार देखते हैं। रिद्धिपुर शिलालेख, रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार आपको क्या देखने को मिलेगा, तो रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार आपको देखने को मिलेगा नरेंद्र सेन। क्या देखने को मिलेगा, नरेंद्र सेन। ये जो रिद्धिपुर शिलालेख है ये किसका है, नरेंद्र सेन। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा नलवंशी शासक जो हुए हैं भवदत्त वर्मन। कौन हुए हैं जी, नलवंशी शासक हुए हैं भवदत्त वर्मन, नलवंशीय, नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन, भवदत्त वर्मन, नलवंशी शासक हुए हैं भवदत्त वर्मन, जो कि ये भवदत्त वर्मन आक्रमण करेंगे नरेंद्र सेन के ऊपर। इसमें के जरिए रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार भवदत्त वर्मन वाक्टक नरेश, वाक्टक नरेश, वाक्टक नरेश किसके ऊपर, नरेंद्र सेन के ऊपर, नरेंद्र सेन के ऊपर, इनके ऊपर आक्रमण करेगा जी। और इनकी राजधानी, नरेंद्र सिंह की राजधानी क्या थी, नंदीवर्धन। क्या था जी इनकी राजधानी, राजधानी था इनका, राजधानी था नंदीवर्धन। क्या था, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन है। इसको तहस नहस कर दिया था कौन, भवदत्त वर्मन। अब भवदत्त वर्मन किसके ऊपर आक्रमण करेगा, नरेंद्र सेन के ऊपर, और नरेंद्र सेन की जो राजधानी है नंदीवर्धन उसको तहस नहस कर देता है। ठीक है, अब नरेंद्र सेन के जो पुत्र होंगे पृथ्वी सेन द्वितीय, ये किसका बदला लेगा भाई, ये पिता का बदला लेगा। तो नरेंद्र सेन के पुत्र कौन है जी, तो नरेंद्र सेन के पुत्र हुए पृथ्वी सेन, पृथ्वी सेन द्वितीय। कौन हुए, पृथ्वी सेन द्वितीय हुआ। ठीक, ये जो पृथ्वी सेन द्वितीय है ये वाक्टक जो नलवंशी शासक थे भवदत्त, भवदत्त वर्मन का पुत्र, इसका इनका पुत्र हुए, भवदत्त वर्मन का पुत्र हुआ जिसका नाम था अर्थपति भट्टारक। क्या था जी, अर्थपति भट्टारक था। ठीक है, कौन है, अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक, कौन है जी, अर्थपति भट्टारक। इसके ऊपर कौन आक्रमण करेगा, पृथ्वी सेन इसके ऊपर आक्रमण कर देगा। और अर्थपति के भट्टारक के जो राजधानी थी पुष्करी, क्या था, पुष्करी था। और इस पुष्करी को कौन तहस नहस करेगा जी, पृथ्वी सेन द्वितीय करेगा। अर्थपति भट्टारक के जो राजधानी थी, राजधानी का नाम क्या है, पुष्करी, पुष्करी, इस पुष्करी को कौन तहस नहस कर देगा, पृथ्वी सेन कर देगा। कौन कर देगा, पृथ्वी सेन कर देगा। और ये जो पुष्करी है अभी वर्तमान में भोपाल पटनम है। ठीक है, क्या है, भोपाल पटनम है जी। ठीक है, इसके बाद जो अगला आक्रमण होगा वो किसकी ओर से होगा जी, अर्थपति भट्टारक की ओर से होगा, मतलब नलवंशी की ओर से होगा। तो अर्थपति भट्टारक के बाद जो अगला शासक बनेगा वो है स्कंद वर्मन। कौन है जी, स्कंद वर्मन। ठीक है, कौन है, स्कंद वर्मन, कौन है, स्कंद वर्मन। ठीक, ये जो स्कंद वर्मन है ये किसके ऊपर आक्रमण करेगा, इनके उत्तराधिकारी देवसेन के ऊपर, देवसेन के ऊपर ये आक्रमण कर देगा। और जो आक्रमण करेगा वो जीतेगा ही जीतेगा। तो स्कंद वर्मन यहाँ पे जीता है, यहाँ पे भवदत्त वर्मन जीता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी सेन जीता है। ठीक है जी, ये आपको देखने को मिलेगा, जो आक्रमण करेगा वो जीतेगा। ठीक है, तो ये देवसेन के ऊपर आक्रमण कर देगा।
और देवसेन यहाँ पे पराजित हो गए। स्कंदवर्मन वहां पे क्या होगा, स्कंदवर्मन पुष्करी को पुनः बस आएगा, अपनी राजधानी बनाएगा, उसके बाद देवसेन के ऊपर आक्रमण कर देगा। ठीक है, ये था नलवंशी वाक्टक और गुप्त वंश के जो समकालीन था घटना वो था जी। इसको अब हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे वाक्टक वंश के अंतर्गत। ठीक है, कहां से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, वाक्टक वंश के अंतर्गत। चलिए भाई, तो पढ़ते हैं वाक्टक वंश। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वाक्टक वंश। कौन कौन से समकालीन वंश हैं, वाक्टक वंश, गुप्त वंश और नल वंश। ये आप लोगों को बता दिया। समकालीन होने का साक्ष्य कहां कहां से मिला है ये भी बता दिया, और क्या क्या साक्ष्य प्रमाण मिला है ये भी बता दिया। तो ये जो साक्ष्य है इन्हीं के थ्रू हम लोग क्या पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं जी। तो चलिए उन्हीं जो साक्ष्य है उसको हम लोग व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़े वाक्टक वंश। तो वाक्टक वंश का जो शासन काल है, शासन अवधि है, वो कब से कब तक रहेगा, तो ये 250 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक रहेगा। कब से कब तक रहेगा, 250 ईस्वी से, एडी से लेकर आपको देखने को मिलेगा 500 एडी तक, 500 एडी तक देखने को मिलेगा। ठीक है, शासन अवधि। जिनका संस्थापक आपको देखने को मिलेगा कौन, तो इनका संस्थापक एक शासक है जिसका नाम है विंध्य शक्ति। कौन सा है, विंध्य शक्ति। यही विंध्य शक्ति क्या करते हैं, विंध्य शक्ति क्या करेंगे जी, विंध्य शक्ति क्या करेंगे, तो विंध्य शक्ति यहाँ पे क्या करेंगे जी, एक वंश की स्थापना करेंगे, जिस वंश का नाम है वाक्टक वंश। क्या नाम है, वाक्टक वंश। ठीक है, कौन सा, वाक्टक वंश है, जिसका संस्थापक कौन है, विंध्य शक्ति है। कौन सा है, विंध्य शक्ति है। कौन सा है, विंध्य शक्ति है जी, ये संस्थापक है। इसका वाक्टक वंश का संस्थापक कौन, विंध्य शक्ति। छत्तीसगढ़ में वाक्टक वंश का संस्थापक कौन, प्रवरसेन प्रथम। ये पूरे वाक्टक वंश का संस्थापक है। क्या है, वाक्टक, वाक्टक वंश का संस्थापक। वही अगर छत्तीसगढ़ में पूछ ले तो इनका पुत्र था जिसका नाम है प्रवरसेन प्रथम। कौन है जी, प्रवरसेन प्रथम है, प्रवरसेन प्रथम। ये कौन है जी, ये है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में वाक्टक वंश का संस्थापक। तो छत्तीसगढ़ में वाक्टक वंश का संस्थापक कौन, प्रवरसेन प्रथम। वाक्टक वंश का संस्थापक कौन, विंध्य शक्ति। ठीक है जी। अंतिम शासक कौन, हरिसेन। कौन है, अंतिम शासक आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पास अंतिम शासक याद रखना है आपको, कौन सा है, हरिसेन है। कौन सा है, हरिसेन, हरिसेन। ठीक है, कौन है, हरिसेन है जी। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया, कौन है, अच्छा हरिसेन बोला है, हरिसेन कृत हो जाएगा, ये तो हरिसेन है, हरिसेन। ठीक है, ये है हरिसेन। तो इनकी राजधानी क्या थी जी, वाक्टक वंश की राजधानी आपको देखने को मिलेगा पुरिका। कौन सा है, राजधानी आपको देखने को मिलेगा, पहली राजधानी पुरिका, पुरिका। ठीक है, जो कि बरार में है। कहां पे, बरार में। इसके अलावा दूसरी राजधानी आपको देखने को मिलेगा नंदीवर्धन। कौन सा है, नंदीवर्धन, जो कि अभी वर्तमान में नागपुर जी, अभी नागपुर में है। ठीक है, जो पुरिका में था वत्सगुल शाखा के कहलाते थे, और जो नंदीवर्धन का था वो वाक्टक वंश कहलाते थे। ये वत्सगुल शाखा के हैं, जिसमें अलग अलग आपको क्या देखने को मिलेगा, नाम देखने को मिलेगा, जिसमें से देवसेन आपको देखने को मिलेगा, हरिसेन देखने को मिलेगा, और प्रथम वत्सगुल शाखा में आपको देखने को मिलेगा विंध्य शक्ति द्वितीय देखने को मिलेगा। लेकिन ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, क्योंकि इनके जो शिलालेख है, अभिलेख है, इनमें प्रमाण दे दिया जाता है कि ये एक ही है ऐसा करके, लेकिन विवादित अभी भी है। ठीक है साथियों, तो वत्सगुल शाखा के अंतर्गत आपको, पुरिका के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा विंध्य शक्ति द्वितीय, देवसेन देखने को मिलेगा, हरिसेन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वत्सगुल शाखा के अंतर्गत कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ उनका क्या था, अधीन था। ये आप बस याद रखिए इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इनके समकालीन वंश कौन कौन से हैं ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है जी। प्रमुख शासक याद रखिए, क्या याद रखिए,
प्रमुख शासक याद रखिए, ये जो प्रमुख शासक है उसके अंतर्गत आपको क्या याद रखना है, संस्थापक याद रखना है विंध्य शक्ति, इसे विंध्य शक्ति कौन है, विंध्य शक्ति संस्थापक हैं। इसके पुत्र रहेंगे प्रवर सेन, प्रवर सेन प्रथम, कौन रहेंगे, प्रवर सेन प्रथम। और प्रवर सेन प्रथम के बाद जो अगला शासक रहेगा उसका नाम हमें देखने को मिलेगा गौतमी पुत्र। प्रवर सेन की मृत्यु के बाद आपको गौतमी पुत्र देखने को मिलेगा जी, कौन, गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र। अब गौतमी पुत्र के बाद जो अकाल मृत्यु होता है गौतमी पुत्र का, उसके बाद संभवतः यहाँ पे महेंद्र सेन का क्या था जी, महेंद्र सेन, महेंद्र सेन का यहाँ पे आपको शासन देखने को मिलेगा, किसका, महेंद्र सेन का। और महेंद्र सेन के बाद जो अगला शासक रहेगा उसका नाम रहेगा रुद्रसेन, क्या रहेगा, रुद्रसेन, कौन सा रहेगा जी, रुद्रसेन प्रथम, कौन सा है, रुद्रसेन प्रथम देखने को मिलेगा। अब रुद्रसेन प्रथम के बाद जो अगला शासक आपको देखने को मिलेगा उसका नाम है पृथ्वी सेन प्रथम, कौन सा है, पृथ्वी सेन प्रथम, कौन सा है, पृथ्वी सेन प्रथम है। अभी तक प्रथम प्रथम ही चल रहा है ना। उसके बाद इनके दो पुत्र होते हैं रुद्रसेन के, रुद्रसेन जो कि वर्तमान में अभी उनका मूल नाम आपको देखने को मिलेगा दामोदर सेन और दिवाकर सेन, दो पुत्र होते हैं, ठीक है। रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय के भी दो पुत्र जो इसमें आपको मैं बताया हूं, कौन सा है जी, जिसमें आप लोगों को मैं बता दिया, प्रवर सेन द्वितीय जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग उनका मूल नाम अगर देखें तो मूल नाम होगा दामोदर सेन, जो कि किसके पुत्र थे, रुद्रसेन, रुद्रसेन द्वितीय के, किसके, रुद्रसेन द्वितीय के थे। अब रुद्रसेन द्वितीय वही है जिसका विवाह हो जाएगा किसके साथ, प्रभावती के साथ, और प्रभावती के साथ विवाह होगा तब इनके दो पुत्र प्राप्त होंगे जिसमें से दिवाकर सेन और दामोदर सेन होगा। तो दामोदर सेन का नाम ही क्या होगा, प्रवर सेन द्वितीय, क्या होगा, प्रवर सेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय, ये हो गया, ठीक। और प्रवर सेन द्वितीय के बाद आपको एक और वंश, सॉरी वंश बोल रहा हूं, इनके बाद आपको देखने को मिलेगा नरेंद्र सेन, कौन सा, नरेंद्र सेन, कौन देखने को मिलेगा, नरेंद्र सेन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला शासक आपको देखने को मिलेगा वो कौन है जी, नरेंद्र सेन के बाद जो अगला शासक आपको देखने को मिलेगा वो कौन है, तो नरेंद्र सेन के बाद, नरेंद्र सेन के बाद जो अगला शासन आपको देखने को मिलेगा वो है पृथ्वी सेन द्वितीय, कौन है, पृथ्वी सेन द्वितीय है जी, पृथ्वी सेन द्वितीय, ठीक है, क्योंकि प्रथम तो हो गया है यहाँ पे, द्वितीय है, प्रवर सेन द्वितीय है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा देवसेन, कौन देखने को मिलेगा जी, देवसेन। और देवसेन के बाद आपको अंतिम शासन के रूप में याद रखना है हरिसेन, किसे, हरिसेन, हरिसेन याद रखना है, ठीक है। ये शासक हैं जी, शासकों को कुछ इस प्रकार से याद रखना है क्रम से, जिसमें से आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जी, आपके लिए महत्वपूर्ण है विंध्य शक्ति और हरिसेन प्रथम, और लास्ट उसके बाद प्रवर सेन प्रथम जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का संस्थापक है। गौतमी पुत्र को आप छोड़ दोगे तो भी से चलेगा, लेकिन आपको महेंद्र सेन को याद रखना है। और महेंद्र सेन के बारे में क्या याद रखना है, तो इनके बारे में याद रखना है, इनके ऊपर समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया है, इनके ऊपर, महेंद्र सेन के ऊपर। प्रवर सेन के बारे में आपको याद रखना है कि यह छत्तीसगढ़ में वाक्तक वंश का संस्थापक है, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद रुद्रसेन प्रथम के बारे में उतना ज्यादा जानकारी आपको नहीं मिलता, इस वजह से रुद्रसेन के बारे में उतना ज्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब सीधा सीधा हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर, अब आ जाते हैं हम लोग प्रवर सेन हो गया जी, प्रथम हो गया, द्वितीय, उसके बाद आ जाते हैं पृथ्वी सेन भी आपको उतना ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सीधा आते हैं हम लोग कहां पे, रुद्रसेन द्वितीय के बारे में, किसके बारे में, रुद्रसेन द्वितीय के बारे में आते हैं। और ये जो रुद्रसेन द्वितीय है इनके ऊपर आपको क्या याद रखना है, तो इनके आपको याद रखना है रुद्रसेन द्वितीय के कि इनका जो विवाह होता है वो विवाह होता है चंद्रगुप्त द्वितीय के, गुप्त वंश के एक शासक हैं चंद्रगुप्त
जिसको हम लोग कहते हैं विक्रमादित्य। क्या कहते हैं? विक्रमादित्य कहते हैं। तो ये विक्रमादित्य की पुत्री होगी जिसका नाम था प्रभावती। क्या है? प्रभावती। 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 ये गुप्त वंश के थे। गुप्त वंश के थे। और गुप्त वंश के किसके पुत्री थे? चंद्रगुप्त के, जिसे हम लोग विक्रमादित्य बोलते हैं जी। ठीक है। इनकी माता का मैं माता और इनके पिता का मैं यहाँ पे आपको कहानी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जब पढ़ाऊंगा कहानी वो गुप्त वंश में पढ़ाऊंगा। ठीक है, गुप्त वंश आने दीजिए। तो गुप्त वंश के प्रभावती इनके साथ क्या करते हैं? इनका विवाह हो जाता है और इनके बाद इनके पुत्र होते हैं जिसको हम लोग प्रवर सेन द्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवर सेन द्वितीय कहते हैं, जिसका मूल नाम आपको देखने को मिलेगा दामोदर सेन। क्या देखने को मिलेगा? दामोदर सेन देखने को मिलेगा जी। ठीक है, ये हो गया। और दामोदर सेन के ही यहाँ पे प्रवर सेन द्वितीय के ही दरबार में कौन आते हैं? कवि कालिदास आते हैं। उनको मैं बता दिया हूँ जी। मेघदूतम की रचना की है, उसके बाद स्वर्ग जाने का द्वार कहा गया है मेघदूतम में, ये बता दिया हूँ। ठीक है, अगला शासन देखते हैं नरेंद्र सेन। ये जो नरेंद्र सेन है इसके इसका जो साक्ष्य मिलेगा हमें मिलेगा वो है रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार। और रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार हमें जानकारी मिलेगा इनके ऊपर नलवंशी शासक कौन? नलवंशी शासक जिसका नाम है भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन ये क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। क्या करेंगे? आक्रमण करेगा। और जब आक्रमण करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे जी? ये हो जाएगा पराजित। ये क्या हो जाएगा? पराजित हो जाएगा। नरेंद्र है, ये हो जाएगा क्या? पराजित। पराजित हो जाएगा। और पराजित होगा तब इनके जो राजधानी है नंदीवर्धन उसको तहस नहस कर देगा। ठीक है, ये जानकारी मिलता है जी। अब इसके बाद जो अगला रहेगा उसको हम लोगों को याद रखने की आवश्यकता है, वो है कौन सा? पृथ्वीसेन द्वितीय। कौन सा है? पृथ्वीसेन द्वितीय। कौन है जी? पृथ्वीसेन द्वितीय है। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि इन्होंने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? अर्थपति भट्टारक के ऊपर। किसके ऊपर? अर्थपति भट्टारक के ऊपर, जो कि नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन का क्या था? उत्तराधिकारी था। अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक इनके ऊपर आक्रमण कर देता है और पृथ्वीसेन यहाँ पे क्या हो जाता है? पृथ्वीसेन जीत जाते हैं और उनके राजधानी जो था अर्थपति भट्टारक का पुष्करी उसको क्या करते हैं जी? तहस नहस कर देता है। उसके बाद उसका भाई क्या करेंगे? पुनः बसाएंगे और पुनः बसाने के बाद स्कंद वर्मन देवसेन के ऊपर आक्रमण कर देगा। तो देवसेन के ऊपर कौन आक्रमण करेगा? स्कंद वर्मन करेगा जी। स्कंद वर्मन ये आक्रमण कर देगा किसके ऊपर? देवसेन के ऊपर। और स्कंद वर्मन यहाँ पे जीत जाता है, पृथ्वीसेन यहाँ पे जीतता है। तो नलवंशी शासक 2 बार जीतता है, एक वाकटक वंश जीतता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला याद रखना है वो है हरिसेन। और हरिसेन क्या है जी? हरिसेन है अंतिम शासक। क्या है? हरिसेन वाकटक वंश का अंतिम शासक है जी। तो ये हो गया वाकटक वंश से संबंधित प्रमुख शासक। प्रमुख शासक से कुछ इसी प्रकार से हमें याद रखना है साथियों, जो कि महत्वपूर्ण है उसको मैं बता दिया कि इसके बारे में आपको क्या याद रखना है जी। तो ये वंश है जी, तो ये जो वंश है तो ये सिक्के तो चलाएगा ही चलाएगा। तो स्वर्ण सिक्के भी चलाएगा, ताम्र सिक्का भी चलाएगा और ताम्र पत्र भी जारी करवाएगा, दान पत्र भी जारी करवाएगा। वंश है, राजवंश है जी, तो ऐसा थोड़ी ना है ना? तो ये इनका प्रमाण हमें कहां से देखने को मिलता है? तो इनका साक्ष्य हमें देखने को मिल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से, जिसकी हमें जानकारी देखने को मिलता है जी, जिसको हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जी, जो साक्ष्य हमें देखने को मिलेगा उसको हम लोग देखते हैं कहां कहां से मिला है। ठीक है जी, पहला आपको देखने है बाना बरद। कौन सा है? बाना बरद। और ये जो बाना बरद है ये कहां पे है जी? बाना बरद आपको देखने को मिल जाएगा दुर्ग में। कहां पे? दुर्ग में देखने को मिल जाएगा बाना बरद। बाना बरद। बाना बरद के अलावा दुर्ग में ही एक और है जिसका नाम है मोहला गांव। कौन सा है? मोहला गांव। कौन सा है जी? मोहला गांव। मोहला गांव। बाना बरद और मोहला गांव, दो जगह आपको याद रखना है। इसमें क्या हुआ है जी? एक में आपको बाना बरद में देखने को मिलेगा स्वर्ण मुद्रा, यहां पे देखने को मिलेगा स्वर्ण मुद्रा, और यहां पे आपको देखने को मिलेगा ताम्र
ताम्रपत्र क्या देखने को मिलेगा? ताम्रपत्र मोहला गांव में। ठीक, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा राजिम में। कहां पे जी? राजिम कहां पे है? गरियाबंद। यहां पे आपको देखने को मिलेगा राजिम में। और राजिम में क्या देखने को मिलेगा? तो राजिम में आपको देखने को मिलेगा ताम्रपत्र। कौन सा है? ताम्रपत्र देखने को मिलेगा, ताम्रपत्र। ठीक है, राजिम कहां पे है? गरियाबंद में है जी। ठीक, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा उड़भार में। कहां पे? उड़भार में देखने को मिलेगा, उड़भार में देखने को मिलेगा। और उड़भार में अगर मैं बात करूं तो उड़भार में क्या मिला है? तो उड़भार में आपको देखने को मिलेगा क्या? तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ताम्रपत्र। और उड़भार कहां पे है? जांजगीर चांपा पे है। कहां पे है? जांजगीर चांपा पे है। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा जी। तो ये साक्ष्य हैं। ये क्या है? ये साक्ष्य है। इसके अलावा अन्य साक्ष्य के रूप में हम लोग वाक्टक वंश के जो समकालीन होने का प्रमाण मेघदूतम है उसमें देख लिए हैं, प्रयाग प्रशस्ति है उसमें देख लिए हैं, रिद्धिपुर शिलालेख में देख लिए हैं। और उसके अलावा हम लोग क्या क्या देखे जी? उसके अलावा हम लोग देखे हैं रिद्धिपुर हो गया, केसरी पेड़ा हो गया, पंडिया पाथर हो गया, इसमें हम लोग देखे हैं साथियों। ठीक है, तो ये हो गया क्या जी? ये हो गया वार्तक वंश समाप्त। अब आगे आते हैं हम लोग गुप्त वंश को पढ़ते हैं। कौन सा वंश? गुप्त वंश। तो अगला जो वंश पढ़ेंगे वो कौन सा है? गुप्त वंश है। ठीक है, समय 36 मिनट। ठीक है, बहुत मस्त है, 36 मिनट हुए हैं समय। तो अगला कौन सा पढ़ेंगे? गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? कमेंट बॉक्स में छापिए। चले भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। तो गुप्त वंश का संस्थापक आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो मैं बताता हूं। गुप्त वंश का संस्थापक आपको देखने को मिलेगा श्रीगुप्त। कौन सा? श्रीगुप्त। संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त जी। संस्थापक श्रीगुप्त। ठीक है, अंतिम शासक की अगर मैं बात करूं तो अंतिम शासक आपको याद रखना है। अंतिम शासक आपको याद रखना है, वो है कौन? वो है विष्णुगुप्त। कौन सा है? विष्णुगुप्त है जी, विष्णुगुप्त। कौन सा है? विष्णुगुप्त। ठीक, और कब से कब तक ये शासन करेंगे जी? शासन काल की अगर मैं बात करूं तो इनका शासन काल आपको देखने को क्या मिलेगा? तो इनका शासन काल आपको देखने को मिलेगा 319 एडी से लेकर 550 एडी तक। 319 एडी से लेकर 550 एडी तक आपको इनका क्या देखने को मिलेगा? शासन काल देखने को मिलेगा। ठीक है, इनकी जो राजधानी है अभी वर्तमान का क्या है जी? पटना। और उस समय क्या था? उन्हीं को क्या नाम था? तो उस समय इनका नाम आपको देखने को मिलेगा क्या? तो क्या देखने को मिलेगा जी? पाटली पुत्र। क्या है? पाटली पुत्र है। ठीक है, जो कि अभी वर्तमान का पटना है। ठीक साथियों, तो ये जो गुप्त वंश है इनका प्रपेक्ष हमें जानकारी, सर्वाधिक जानकारी हमें भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता साथियों। तो छत्तीसगढ़ में जितने शासक गुप्त कालीन शासक के साक्ष्य मिले गए उन्हीं सभी को हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा और भी हम लोग बेसिक फैक्टर देख ले। देखिए, ये जो संस्थापक है श्रीगुप्त, कौन है जी? संस्थापक है श्रीगुप्त, जिनका पुत्र आपको देखने को मिलेगा क्या? श्रीगुप्त का पुत्र कौन होगा? घटोत्कच। घटोत्कच। कौन सा है? घटोत्कच। कौन सा है? घटोत्कच। कौन सा है जी? घटोत्कच। ये त है, च च है, ये त हो गए, घटोत्कच है। ये जो घटोत्कच है तो ये आपको क्या जानकारी देगा जी? कोई जानकारी नहीं देगा। इनके बाद जो अगला रहेगा वो रहेगा चंद्रगुप्त प्रथम। कौन रहेगा? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम कौन रहेगा? चंद्रगुप्त प्रथम रहेगा।
यही वो चंद्रगुप्त प्रथम है जो कि महाधीराज की उपाधि धारण करते हैं। महाधीराज की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक है? वह है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इसके बाद जो इनके पुत्र आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, यही जो समुद्रगुप्त है यही क्या करेंगे जी? यही दक्षिणी अभियान करेंगे जिसके अंतर्गत दक्षिण कौशल और महाकांतार पर आक्रमण करेंगे। दक्षिण कौशल के उस समय शासक थे वाकटक नरेश महेंद्र सेन, और उसके बाद जो बस्तर जाएंगे और बस्तर में आपको देखने को मिलेगा महाकांतार, और महाकांतार का राजा था कौन जी? व्याघ्रराज, और उसी व्याघ्रराज को हत्या करने के बाद समुद्रगुप्त व्याघ्रहंत की उपाधि धारण करेंगे जी। ठीक है, और समुद्रगुप्त के दो पुत्र आपको देखने को मिलेगा, एक देखने को मिलेगा रामगुप्त और दूसरा देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय छोटा पुत्र था, रामगुप्त बड़ा पुत्र था। तो रामगुप्त को समुद्रगुप्त के बाद अगला शासक कौन बन जाता है? रामगुप्त बन जाता है। और रामगुप्त क्या है जी? अयोग्य शासक है, ये एकदम निर्बल है, डरपोक है। कौन? रामगुप्त। रामगुप्त क्या है? एकदम क्या है जी? एकदम निर्बल है, राजा बनने का गुण नहीं है, ये निर्बल है, कायर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास कह रहा है, समझिए, थोड़ा सा समझिए, मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास कह रहा है ये निर्बल है, ये क्या है? कायर है। क्यों कायर है? क्योंकि इन्हीं के ही शासन काल में शक क्या करते हैं? इनके ऊपर आक्रमण करते हैं, शकों का आक्रमण होता है। क्या होता है? शकों का इनके ऊपर आक्रमण होता है। तो जब आक्रमण होता है, आक्रमण जब होता है तो आक्रमण होने के बाद क्या होगा जी? आक्रमण होने, हेलो हेलो, क्लास ले रहा हूं, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूं ना। देखिए भाई, ये शकों का आक्रमण होता है रामगुप्त के ऊपर, तो रामगुप्त क्या होता है? पराजित हो जाता है, और पराजित होने के बाद ये क्या करते हैं? अपमानजनक संधि कर लेता है। क्या करेगा? अपमानजनक संधि कर लेगा, और अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को, इनकी पत्नी का क्या नाम है जी? ध्रुव स्वामिनी है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी, ये ध्रुव स्वामिनी है, पत्नी है जी, इनके क्या है? पत्नी। और ये ध्रुव स्वामिनी को किसके ऊपर, किसको सौंप देता है? शकों को सौंप देता है, संधि में संधि कर देता है कि मैं अपनी पत्नी को तुम लोगों को दे रहा हूं। कौन कहता है? रामगुप्त कहते हैं शंको को। अब ध्रुव स्वामिनी का प्रेमी कौन था जी? उनके देवर चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो ये क्या है जी? प्रेमी है। किसके प्रेमी है? ध्रुव स्वामिनी का प्रेमी है जी। और ये क्या है? ये एक अच्छे व्यक्तित्व है ना? अच्छे व्यक्तित्व है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करेंगे जी? क्या करेंगे? जब ये ध्रुव स्वामिनी जाएंगे किसके पास? चंद्रगुप्त द्वितीय के पास। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पास जाते हैं ध्रुव स्वामिनी और कहते हैं मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, तुम्हारे भाई ने, रामगुप्त ने मुझे शकों को सौंप दिया है। ऐसा कौन कहता है? ध्रुव स्वामिनी कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। अब बौखला गया कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब ये बौखला गया तो ये क्या करेंगे जी? ये जाएंगे अब संधि स्थल में, ध्रुव स्वामिनी के बेस में कहां पे जाल जाएंगे? संधि स्थल में चले जाएंगे। और जब संधि स्थल में जाएंगे तो संधि स्थल में शंको को क्या करेंगे? खदेड़ देंगे, हरा देंगे, पराजित कर देंगे शंको को। और उसको खदेड़ने के बाद ध्रुव स्वामिनी का विवाह कर लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव स्वामिनी से एक पुत्री की प्राप्ति होती है, और एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम क्या रहेगा जी? पुत्री का नाम रहेगा प्रभावती। प्रभावती पुत्री है, ये है पुत्री। और ये आपको देखने को मिलेगा पुत्र। और पुत्र के रूप में कौन सा रहेगा जी? इनका पुत्र कौन रहेगा? कुमार गुप्त रहेगा। कौन रहेगा? पुत्र है कुमार गुप्त। कुमार गुप्त, ठीक है। ठीक, इतना याद रखिए। तो प्रभावती और कुमार गुप्त पुत्र हुए किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय और प्रभावती के। तो चंद्रगुप्त द्वितीय और प्रभावती से, सॉरी, प्रभावती बोल रहा हूं, ध्रुव स्वामिनी है वो प्रभावती। प्रभावती किसके साथ विवाह होगा? तो इनके वाकटक नरेश नरेंद्र सेन, सॉरी, रुद्रसेन द्वितीय के साथ हो जाएगा प्रभावती का विवाह। किसके साथ? रुद्रसेन, रुद्रसेन द्वितीय के साथ।
किसके साथ? द्वितीय से के साथ होगा। अब प्रभवती और रुद्रसेन द्वितीय से एक पुत्र की प्राप्ति होगी जिसका नाम क्या है रहेगा जी? प्रवर सेन द्वितीय। वो रहेगा प्रवर सेन द्वितीय रहेगा। अब प्रवर सेन द्वितीय है जिनके ही दरबार में कौन जाएगा? कवि कालिदास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक आपको नजर आया जी, किस प्रकार से लिंक होता है? इसी प्रकार से इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, तो मामा किसके यहाँ पे जाएंगे? रुद्रसेन प्रवर सेन के पास जाएंगे। कुमार गुप्ता सर्वाधिक बार किसके पास जाएंगे? प्रवर सेन द्वितीय के पास जाएंगे, क्योंकि आपको जहां भी जाने देखने को मिलेगा उनके मामा मामा सर्वाधिक जाते हैं अपने भांजे के यहाँ पे, तो सर्वाधिक साक्ष्य हमें देखने को मिलेगा कुमार गुप्ता के, तो सर्वाधिक सिक्के भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुमार गुप्ता के सर्वाधिक सिक्के देखने को मिलेगा, उसके साथ चंद्रगुप्त द्वितीय के देखने को मिलेगा, रामगुप्ता को देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा समुद्रगुप्त के। तो हमारे छत्तीसगढ़ में किसके किनके साक्ष्य मिलेंगे? समुद्रगुप्त के साक्ष्य मिलेंगे, रामगुप्त के साक्ष्य मिलेंगे, चंद्रगुप्त के साक्ष्य मिलेंगे, और उसके अलावा कुमार गुप्ता के देखेंगे। तो ये क्या है जी? गुप्त वंशी शासक हैं, जिसमें से 4 गुप्त वंश के हमारे छत्तीसगढ़ में क्या देखने को मिलेगा? सिक्के देखने को मिलेगा, साक्ष्य देखने को मिलेगा, जिसमें से सर्वाधिक देखने को मिलेगा कुमार गुप्त का। क्यों? मैं बता दिया आपको। ठीक है जी, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और कहां कहां से साक्ष्य मिला है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है चलिए भाई, तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं जी? अभी हम लोग पढ़े हैं गुप्त वंश पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? गुप्त वंश पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसमें से छत्तीसगढ़ का नाम क्या उल्लेखित है? दक्षिण कोसल। क्या है? दक्षिण कोसल। दक्षिण कोसल है। इसके अलावा बस्तर का नाम क्या है? तो बस्तर का नाम आपको देखने को मिलेगा महाकांतार। महाकांतार। ठीक है, ये पहला। उसके अलावा आपको और क्या देखने को मिलेगा? तो मेघदूतम ग्रंथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको भानुगुप्त के एरण अभिलेख में भी इनके साक्ष्य आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो ये आपको साक्ष्य देखने को मिलेगा जी। इसके अलावा आपको साक्ष्य के रूप में आपको सिक्के देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सिक्के देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको कहां कहां पे सिक्के देखने को मिलेगा जी? चले भाई, थोड़ा सा मैप इनपुट कराते हैं और मैप में ही देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप आ जाइए खरसिया, और खरसिया है रायगढ़ में। कहां पे है? रायगढ़ में। रायगढ़, खरसिया कौन सा है? खरसिया। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जी सिक्के, गुप्तकालीन सिक्के। इसके अलावा और कहां पे देखने को मिलेगा? तो रायपुर में स्थित है पटाई वल्द। क्या है? पिटई वल्द है। रायपुर में आपको देखने को मिलेगा पिटई वल्द। पिटई वल्द। यहाँ पे है सोने के सिक्के, गुप्तकालीन। ठीक है, इसके अलावा बाना बरत, और बाना बरत है कहां पे? दुर्ग में। कौन सा है? बाना बरत। बाना बरत। ठीक, इसके अलावा और आपको देखने को मिलेगा आरंग में, और आरंग है रायपुर में। यह भी आपको देखने को मिलेगा क्या जी? तो यहां भी आपको देखने को मिलेगा सिक्के, गुप्तकालीन सिक्के। कहां से? आरंग से। तो कहां से सिक्के देखने को मिले हैं ये पूछेगा, तो ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा और क्या याद रखना है? तो इसके अलावा आपको याद रखना है और क्या जी? खैरताल। कौन सा? खैरताल याद रखना है जी। खैरताल। ठीक, तो ये साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो किस का शासक का प्राप्त हुआ है? किस शासक से संबंधित है यह स्थल? इससे पूछेगा, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ने पड़ेगा? गुप्तकालीन प्रमुख शासक, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में यहां से जानकारी देखने को मिला है जी। ठीक है, जिसमें से ये बताएगा कि ये जो बानाबरद है, क्या है? ये दुर्ग में स्थित बानाबरद है। यहां से आपको रामगुप्त के, समुद्रगुप्त के और चंद्रगुप्त के, कुमार गुप्त के यहाँ पे 20 सिक्के प्राप्त हुए हैं। कितने सिक्के? 20 सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, कितने सिक्के भाई? 20 सिक्के प्राप्त हुए हैं बानाबरद से। 20 सिक्के।
और किनके किनके सिक्के यहां से देखने को मिले हैं, तो यहां से रामगुप्त, रामगुप्त, रामगुप्त के अलावा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके अलावा कुमारगुप्त, कुमारगुप्त। इन्हीं चारों का क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, सिक्का देखने को मिलेगा जी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, तो इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा रुद्रा देवी के, जो कि है रूपा देवी। क्या है, रूपा देवी कोपरा ग्राम में, महासमुद्र में स्थित है कोपरा गांव, वहां पे आपको रूपा देवी के साक्ष्य मिलेगा। और ये जो रूपा देवी है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है, जो कि उनकी पत्नी है जी। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो रामगुप्त का साक्ष्य 12 बरस से, समुद्रगुप्त का साक्ष्य 12 बरस से, चंद्रगुप्त द्वितीय का साक्ष्य 12 बरस से, कुमारगुप्त का साक्ष्य 12 बरस से, सभी का साक्ष्य यहां से दिखने को मिल रहा है 12 बरस से। इसके अलावा खरसिया से, कहां से, खरसिया से आपको देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के धनुर्धारी वाला, कौन सा वाला, धनुर्धारी वाला साक्ष्य आपको देखने को मिलेगा खरसिया से, वो भी स्वर्ण सिक्के देखने को मिलेगा। तो धनुर्धारी वाला सिक्के कहां से देखने को मिले हैं, वो देखने को मिला है खरसिया से। ठीक है जी, धनुर्धारी, 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 स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण धनुर्धारी स्वर्ण सिक्के कहां से मिला है, खरसिया से मिला है, रायगढ़ से मिला है। किसका मिला है, चंद्रगुप्त का मिला है, जिसमें विक्रमादित्य अंकित है। कौन सा मिला है, चंद्रगुप्त द्वितीय का है ये जी, चंद्रगुप्त द्वितीय का है। किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय का है, खरसिया से देखने को मिला है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। तो स्वर्ण सिक्के खरसिया से चंद्रगुप्त द्वितीय का वहां पे भी देखने को मिलेगा खरसिया में, और उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा बाना बलद में भी, दोनों जगहों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कुमारगुप्त, जिसे महेंद्रदित्य कहते हैं, इनके जो सिक्के हैं उसमें महेंद्रदित्य भी अंकित आपको नजर आएगा कुमारगुप्त का, जिसका साक्ष्य आपको देखने को मिलेगा पिटाई वल्द से, और उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा आरंग से। आरंग में क्या देखने को मिलेगा, कुमार गुप्त के मयूर जड़ित, कौन सा, यहाँ पे आरंग की बात कर रहा हूं, आरंग में आपको देखने को मिलेगा रत्न जड़ित, रत्न जड़ित सिक्के देखने को मिलेगा, रत्न जड़ित मयूर सिक्के देखने को मिलेगा जी, मयूर सिक्के कहां पे देखने को मिलेगा, ये आरंग में देखने को मिलेगा। किसका, कुमारगुप्त का। वही पिटाई वल्द से 40 सिक्के मिलेगा, पिटाई वल्द से 40 सिक्के, 40 सिक्के मिलेगा। ये किन से संबंधित है, ये दोनों संबंधित है कुमारगुप्त से, कुमारगुप्त से। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा खैरताल भी याद रख लीजिए, यहां पे भी 54 सिक्के प्राप्त हुए हैं जी, वो भी उभार सिक्के। किसके मिले हैं, महेंद्रदित्य के मिले हैं। महेंद्रदित्य कहा है किसे, कुमारगुप्त को कहा है। तो खैरताल से क्या मिला है जी, खैरताल से कुमारगुप्त का मिला है, और तीनों है रायपुर में। कहां पे है, रायपुर में स्थित है तीनों, ये रायपुर में स्थित है तीनों। और तीनों किससे संबंधित है, ये तीनों संबंधित है कुमारगुप्त से। किसे है, कुमारगुप्त से है ये जी। ठीक, खैरताल से भी मिला है 54 सिक्के। कितने सिक्के, 54 सिक्के प्राप्त हुए हैं जी। किसके सिक्के हैं ये सब है कुमारगुप्त के सिक्के। ठीक है, तो कहां कहां पे किसका अंकन आपको देखने को मिल रहा है, ये सब आपको मैं बता रहा हूं। और हाँ, एक बात और, कांच वाला जो सिक्का प्राप्त हुए वो कहां से प्राप्त हुआ, ये प्रश्न पूछते हैं जी। प्रश्न पूछा गया था, आया भी था, तो वो कहां से प्राप्त हुआ ये सब आप लोगों को मैं बता दिया है ना। इसके अलावा भानुगुप्त के एरन अभिलेख से भी हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, जिसमें से आपको देखने को मिला है, जो कि प्रथम सती होने का प्रमाण देता है। कौन देता है, एरन अभिलेख देता है। 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख लिखा गया था, जिसमें गोपराज के
गोपराज एक सेनापति था, उस सेनापति जब मृत्यु हुआ तो उनके साथ उनकी पत्नी भी सती हो गई, और वो जो पत्नी सती हुई है वो किसे संबंधित है? सरबपुरी से संबंधित है, सरबराज से संबंधित है जी। ठीक है, तो सरबपुरी वंश से संबंधित है, इसका प्रमाण हमें देखने को मिलता है भानुगुप्त के हिरण्यभिलेख से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, इसके अलावा और क्या याद रखना है? तो इनके अलावा आपको गुप्तकालीन साक्ष्य के रूप में आपको याद रखना है स्थापत्य कला। कौन सा याद रखना है? स्थापत्य कला याद रखना है, स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला के अंतर्गत आपको पहला याद रखना है कौन सा जी? इन्हीं के ही शासन काल में सरबपुरी वंश क्या बनाते हैं जी? तालागांव में देवरानी जेठानी मंदिर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देवरानी जेठानी मंदिर, देवरानी जेठानी मंदिर। कहां पे? तालागांव। और तालागांव कहां पे है? बिलासपुर में। इसके अलावा पुजारी पाली का केवटीन मंदिर, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बरम केला का मंदिर कहते हैं जी। ठीक है, जो कि आपको नजर आएगा पुजारी पाली का केवटीन मंदिर। और दूसरा कौन सा है? पुजारी पाली का केवटीन मंदिर है। ठीक, ये आपको देखने को मिल जाए। तो ये हो गया, यहाँ पे समाप्त होता है कौन सा जी? गुप्त वंश। ठीक है, इसके अलावा अब क्या पढ़ेंगे? अब हम लोगों का एक ही बचा है वंश, वह है नल वंश। कौन सा है? नल वंश जी। ठीक है, तो नल वंश को भी हम लोग समाप्त करते हैं जी। कौन सा है? अगला वंश है नल वंश, नल नाग वंश। ये बस्तर क्षेत्र का क्या क्या है जी? छत्तीसगढ़ का स्थानीय राजवंश है। बस्तर क्षेत्र में स्थित नलवंश क्या है? स्थानीय राजवंश है, जिसका संस्थापक आपको देखने को मिलेगा सिसुक। कौन सा है संस्थापक? संस्थापक आपको देखने को मिलेगा सिसुक। ये क्या है? संस्थापक है। ठीक है, सिसुक क्या है? संस्थापक है नलवंश का। इसके बाद जो अगला इनका जो उत्तराधिकारी रहेगा वो कौन रहेगा जी? वो रहेगा व्याघ्र राज। कौन रहेगा? व्याघ्र राज रहेगा। और इन्हीं के ही ऊपर कौन आक्रमण करता है जी? समुद्रगुप्त। कौन करता है? समुद्रगुप्त करता है। ठीक है, तो लिंकेज समझ आ रहा है? जी हाँ सर, आ रहा है समझ। तो इनका वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो वास्तविक संस्थापक के रूप में आपको याद रखना है वराह राज को। किसे? वराह राज को याद रखना है, व्याघ्र राज को नहीं, वराह राज को याद रखना है। क्यों? क्योंकि इनके जो 29 सिक्के हैं वो 29 सिक्के प्राप्त हुए एडेंगा से। कहां से? एडेंगा से। एडेंगा से 29 सिक्के प्राप्त होने की वजह से इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है वास्तविक संस्थापक। क्या कहा गया है? वास्तविक संस्थापक। जो सिक्के चलाएंगे, सेना रखेगा, वही क्या कहलाता है? वास्तविक संस्थापक कहलाता है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो वास्तविक संस्थापक कौन है? वराहराज है। इसके बाद इनका जो पुत्र होगा वो रहेगा भवदत्त वर्मन। कौन रहेगा? भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन कौन सा है? भवदत्त वर्मन। अब भवदत्त वर्मन बोला तो कुछ ना कुछ तो आपको आगे कुछ याद आएगा। भवदत्त वर्मन हम लोगों को सुना है सर, हम लोग सुने हैं इसको। हाँ जी हाँ, सुने हैं। क्यों सुने हैं? क्योंकि वाक्टक नरेश नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण करता है भवदत्त वर्मन। ये बहुत ही पराक्रमी है जी, जिनका जानकारी हमें देखने को मिलेगा रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार। इसके अनुसार रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार हमें देखने को मिलेगा भवदत्त वर्मन ने वाक्टक नरेश नरेंद्र सेन के ऊपर क्या कर दिया है जी? आक्रमण किया है। नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण किया, जिसमें जीता कौन? भवदत्त वर्मन जी। ठीक है, और भवदत्त वर्मन का दो पुत्र आपको देखने को मिलेगा। एक पुत्र का क्या नाम था जी? एक पुत्र का नाम था स्कंद वर्मन। कौन सा है? स्कंद वर्मन। स्कंद वर्मन। और दूसरा पुत्र का नाम क्या है? अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक। देखिए, जो भवदत्त वर्मन है उनका बड़ा पुत्र था स्कंद वर्मन, लेकिन राजा ये नहीं बनता, राजा बनता है अर्थपति भट्टारक। तो अर्थपति भट्टारक यहां से क्या करेंगे? राजा बनेंगे।
तो ये शासन करेगा जी। तो अगला राजा कौन रहेगा? अर्थपति भट्टारक। और इस अर्थपति भट्टारक के ऊपर में नरेंद्र सेन के पुत्र, नरेंद्र सेन के पुत्र था पृथ्वी सेन द्वितीय। कौन था? नरेंद्र सेन का पुत्र था पृथ्वी सेन। पृथ्वी सेन कौन था जी? पृथ्वी सेन द्वितीय था। कौन था? पृथ्वी सेन द्वितीय था। ये जो पृथ्वी सेन द्वितीय है, ये अर्थपति भट्टारा के ऊपर आक्रमण कर देगा और इनके राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर देगा। तो विजय कौन हुआ? अर्थपति भट्टारा को समाप्त कर देगा। कौन? पृथ्वी सेन। अब उसके बाद उनके भाई को क्रोध आ जाता है, तो क्रोध आता है तो ये पुष्करी को पुनः बसाएगा और पुष्करी को पुनः बसाने के बाद अर्थ पृथ्वी सेन के जो उत्तराधिकारी हैं देवसेन। कौन है? देवसेन। देवसेन, इस देवसेन के ऊपर आक्रमण कर देगा। कौन जी? स्कंद वर्मन आक्रमण कर देगा। ठीक, ये है जी। और ये जो जानकारी देखने को मिलेगा ये किससे देखने को मिलेगा? रिद्धिपुर शिलालेख, पोड़ागढ़ शिलालेख के अनुसार देखने को मिलेगा, जिसमें से पोड़ागढ़ शिलालेख के अनुसार आपको स्कंद वर्मन और देवसेन के बारे में जानकारी में देखने को मिलेगा। कौन सा है जी? शिलालेख भी लिख लेता हूं, पोड़ागढ़। कौन सा है? पोड़ागढ़। पोड़ागढ़ शिलालेख के अनुसार है ये। इसके अनुसार किसके ऊपर आक्रमण करेगा? स्कंद वर्मन देवसेन के ऊपर आक्रमण करेगा। इसके अलावा अर्थपति भट्टारक का 2 सिक्का आपको देखने को मिलेगा एडेंगा से। कहां से? एडेंगा से 2 सिक्के आपको देखने को मिलेगा जी। 2 सिक्के यहाँ पे देखने को, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ना, एडेंगा से, एडेंगा से 2 सिक्के आपको देखने को मिलेगा। किसके देखने को मिलेगा जी? वो देखने को मिलेगा अर्थपति भट्टारक का देखने को मिलेगा। वैसे तो यहाँ पे 33 सिक्के देखने को मिलते हैं, जिसमें से 2 सिक्के अर्थपति भट्टारक के और 29 सिक्के एडेंगा से। ठीक है, इसके बाद अगला जो शासक रहेगा वो कौन रह जाएगा? स्कंद वर्मन का पुत्र रहेगा। 2 पुत्र आपको देखने को मिलेगा जी। कौन सा? 2 पुत्र देखने को मिलेगा। तो चलिए स्कंद वर्मन का 2 पुत्र देखते हैं, कौन कौन सा है उसे हम लोग देखते हैं। तो स्कंद वर्मन का, स्कंद वर्मन का 2 पुत्र आपको देखने को मिलेगा। और वो 2 पुत्र कौन कौन से हैं? एक का नाम आपको देखने को मिलेगा स्तंभराज। कौन सा है? स्तंभराज। स्तंभराज है। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपको देखने को मिलेगा नंदराज। कौन सा है? जिसे हम लोग नंदराज है जी, नंदराज भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा है? नंदराज या फिर नन्नराज। इन दोनों की जानकारी क्या कहां से मिलता है? तो इन दोनों की जानकारी हमें देखने को मिलेगा बालोद में स्थित है कुलिया। कहां पे है? कुलिया। कुलिया, कुलिया कहां पे है? कुलिया कहां पे है? बालोद, बालोद में है। दुर्ग में पहले लेते थे लेकिन अब ये कहां पे है? बालोद में है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है? स्वर्ण सिक्के। स्वर्ण सिक्के देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है? स्वर्ण सिक्के देखने को मिला है। ठीक है, तो नंदराज है और नंदराज के बाद जो अगला शासक रहेगा वो रहेगा कौन जी? वो रहेगा आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी व्याघ्र। कौन सा? पृथ्वी राज। पृथ्वी राज देखने को मिलेगा। कौन सा है? पृथ्वी राज है जी। और पृथ्वी राज के बाद जो अगला शासक रहेगा वो कौन सा है? वो है विरूपाक्ष। कौन सा है? विरूपाक्ष। विरूपाक्ष। और विरूपाक्ष के बाद जो अगला देखने को मिलेगा वो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वो है विलासतुंग। कौन सा है? विलासतुंग। ये जो विलासतुंग है इसके बारे में आपको राजिम शिलालेख के साथ आपको जानकारी देखने को मिलेगा जी, मैं बताऊंगा। इसके बाद जो अगला शासक आपको देखने को मिलेगा वो है पृथ्वी व्याघ्र। कौन सा है? पृथ्वी, पृथ्वी व्याघ्र। पृथ्वी व्याघ्र। ठीक, और पृथ्वी व्याघ्र के बाद जो अगला शासक रहेगा वो है भीमसेन। कौन सा है? भीमसेन है। भीमसेन के बाद जो अंतिम शासक आपको देखने को मिलेगा नल वंश का, वो शासक रहेगा वरुण धवल। कौन सा है? वरुण धवल। वरुण धवल। ठीक, ये है जी नल वंश। तो नल वंश के बारे में आपको क्या याद रखना है? अंतिम शासक कौन है? वरुण धवल है। कौन सा है? अंतिम शासक वरुण धवल। अंतिम शासक कौन है? वरुण धवल है। ठीक है,
पृथ्वीराज के बारे में आपको भीमसेन के बारे में आपको क्या याद रखना है? गुंजाम, गुंजाम ताम्रपत्र याद रखना है। कौन सा? गुंजाम ताम्रपत्र। ठीक है, थोड़ी देर के बाद आ रहा हूं, क्लास ले रहा हूं। कौन सा है जी? भीमसेन, भीमसेन के, सॉरी डिस्टर्ब कर देते हैं जी हमें कॉल, क्या करें, लेकिन घर का है इस वजह से उठाना पड़ता। भीमसेन, भीमसेन के एक जानकारी मिलते हैं जिसका नाम है गुंजाम ताम्रपत्र। कौन सा है? गुंजाम ताम्रपत्र। इसके अलावा आपको कोरापुट क्षेत्र में देखने को मिलेगा पणिया पाथर ताम्रपत्र। तो गुंजाम ताम्रपत्र और पणिया पाथर ताम्रपत्र से भीमसेन के बारे में जानकारी हमें देखने को मिलता है। तो भीमसेन के बारे में कहां से जानकारी देखने को मिल रहा है? तो देखिए जी, भीमसेन के बारे में एक तो आपको गुंजाम ताम्रपत्र, गुंजाम ताम्रपत्र, दूसरा आपको देखने को मिलेगा पड़िया पाथर, पड़िया पाथर। यहां दो जगहों से आपको देखने को मिलेगा भीमसेन का। दोनों ताम्रपत्र हैं, गुंजाम भी है, पड़िया पाथर ताम्र, दोनों ताम्रपत्र हैं। इसके अलावा आपको विलासतुंग के बारे में आपको क्या जानकारी होना चाहिए? तो विलासतुंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इन्होंने राजिम शिलालेख के अनुसार इनकी जानकारी देखने को मिलता है। इसके राजिम शिलालेख, यहां से इनके जानकारी देखने को मिलता है विलासतुंग के। यहाँ पे राजिम लोचन मंदिर का निर्माण होता है, वहीं पास देखने को मिलता है जी। ठीक है, जिनका बेसिक यही बनाया है स्ट्रक्चर। ठीक, तो चलिए भाई, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? नल वंश का जो प्रमुख शासक है उसके बारे में देख लिए हैं, जिसमें से हम लोग संस्थापक देख लिए कौन है? शिशुक है। वास्तविक संस्थापक कौन है? वराहराज है। इसकी राजधानी क्या है? पुष्करी है, भोपालपट्टनम है, कोरापुट है जी, ये है। इनकी मुद्रा कहां कहां से प्राप्त हुई है? तो एडेंगा से प्राप्त हुए। शिलालेख कहां से प्राप्त हुए हैं? ताम्रपत्र कहां से प्राप्त हुआ है? तो वो मिला है राजिम से। राजिम में एक अभिलेख है जिसे हम लोग विलासतुंग का अभिलेख कहते हैं। ठीक है, वहां से प्राप्त हुए हैं जी। तो शिशुक क्या है? शिशुक है संस्थापक। वराहराज के बारे में हमें क्या देखने को मिलता है? इनके दक्षिणी विजय अभियान आया था समुद्रगुप्त का, उसमें इसको निपटा दिया था और उसके बाद अपना व्याघ्रहंता की उपाधि धारण किया था। उसके बाद अगला है वराहराज। इनकी जानकारी हमें देखने को मिलता है एडेंगा से, जिसमें से 29 सिक्के आपको देखने को मिलेगा जी। कोंडा गांव में, एडेंगा कहां पे है? कोंडा गांव में, इसी वजह से इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद जो अगला आता है वो है भवदत्त वर्मन। और भवदत्त वर्मन क्या है? एक बहुत ही प्रतापी शासक है जी, बहुत ही प्रतापी शासक है, जो कि रिद्धिपुर, जो कि रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार ये कहते हैं कि ये जो भवदत्त वर्मन है, ये कहते हैं, अपने आप को कहते हैं रिद्धिपुर ताम्रपत्र में हम अमरावती से प्राप्त जो सॉरी 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 जो अमरावती से प्राप्त है रिद्धिपुर ताम्रपत्र अभिलेख जो प्राप्त है, वहां से जानकारी मिलती है कि मैं एकदम प्रतापी हूं, जो कि मैं शैव धर्म का अनुयायी हूं, ये बताता है। इसके अलावा बताता है मैं भवदत्त वर्मन, जो कि मेरी पत्नी का नाम है अंचल भट्टालिका, अंचाली भट्टालिका, जो कि पल्लव वंश की रानी है, इस कारण मैं राजा भट्टारा की उपाधि धारण करता हूं, जिसका अर्थ होता है युवराज। जो कि उड़ीसा के जो राजकुमार होंगे वो क्या करते हैं? भट्टारा की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। जो कि उड़ीसा के राजा होंगे वो भट्टारा की उपाधि धारण करेगा। तो राजकुमार कौन है? भवदत्त वर्मन है, जो कि वास्तव शासक नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण करेगा और उसे पराजित कर देगा और उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर देगा। उसके बाद सोने के सिक्के का प्रारंभ कौन करेगा? भवदत्त वर्मन करेगा। इस वजह से ये प्रतापी राजा हो गए कौन? भवदत्त वर्मन। उसके बाद अगला इसका पुत्र होगा अर्थपति भट्टारा, ये भी राजकुमार थे भट्टार के, ये भी उपाधि धारण करेंगे। तो भवदत्त वर्मन का पुत्र था। इस राजा के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलता है केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से। कहां से? केसरी बेड़ा, केसरी बेड़ा, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से देखने को मिलेगा। ये जो केसरी बेड़ा ताम्रपत्र है ये कहां पे है? ये है उड़ीसा पे। ठीक है, यहां से जानकारी देखने को मिलता है ये भट्टारा की उपाधि धारण करेगा, महेश्वर की उपाधि धारण करेगा अर्थपति भट्टारा। ठीक है, इसके ऊपर कौन आक्रमण करेगा जी? इसके ऊपर आक्रमण करेगा पृथ्वीसेन द्वितीय। और पृथ्वीसेन जब ये द्वितीय ये इसके ऊपर आक्रमण करेगा, जिसकी जानकारी हमें केसरी बेड़ा और पणिया पाथर शिलालेख के अनुसार, ताम्रपत्र के अनुसार हमें जानकारी देखने को मिलेगा जी। ठीक है, जिसमें ये बताएगा पृथ्वीसेन द्वितीय ने पुष्करी पर आक्रमण किया और पुष्करी जो राजधानी थी
अर्थपति भट्टारक की उसे तहस नहस कर दिया। ठीक है जी, ये बताता है जी अंचाली भट्टारिका के अभिलेख। ठीक, इसके बाद जो अगला शासक आपको याद रखना है वो कौन सा है, वो है स्कंद वर्मन, जो कि स्कंद वर्मन है भाई अर्थपति भट्टारक का। ये वैष्णव धर्म को अपना लेंगे जी। अभी तक सब क्या कर रहे थे, शैव धर्म को अपना रहे थे, स्कंद वर्मन क्या करेगा, वैष्णव धर्म को अपना लेगा। और वैष्णव धर्म को जब अपनाएगा तो ये क्या करेंगे, इसके ऊपर गाज गिरेगा। किस प्रकार का गाज गिरेगा जी, ये जब अपनाएंगे तो ये जब गिरेगा तब ये क्या होंगे, ये आक्रमण कर देगा किसके ऊपर, देवसेन के ऊपर। क्यों करेगा, क्योंकि इनके भाई अर्थपति भट्टारक को पराजित कर देते हैं पृथ्वीसेन, तो उसके उत्तराधिकारी को स्कंद वर्मन क्या करेगा जी, पराजित करेगा। ठीक है, उसके बाद ये जब जाएंगे तो ये क्या करेंगे, राजधानी को पुनः बसाएगा। उसके बाद पौड़ागढ़ में जो कुछ जयपुर में है वहां पे विष्णु मंदिर का निर्माण करेंगे। कौन करवाएगा, स्कंद वर्मन करवाएगा। पौरालेख अभिलेख के साथ ये जानकारी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला देखने को मिलेगा वो है कौन जी, स्तंभराज। कौन सा है, स्तंभराज। स्तंभराज के बारे में जानकारी नहीं देखने को मिलेगा, नंदराज के बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगा पुलिया अभिलेख में, जो कि दुर्ग में पहले आता था, अभी आएगा कहां पे, बालोद में आएगा। ठीक है, इसके अलावा मृदभांड भी देखने को मिलेगा। उसके बाद विरूपाक्ष आ जाएगा, पृथ्वीराज को छोड़ दीजिए, विरूपाक्ष को देखिए। विरूपाक्ष को भी उतना ज्यादा याद नहीं रखना है, विलासतुंग का पिता है ये याद रखना है। तो विलासतुंग की जानकारी आपको कहां से देखने को मिलेगा, राजीव अभिलेख से देखने को मिलेगा, जिसमें ये कहेंगे कि राजीव में जो राजीव रोचन मंदिर है उसका निर्माण कौन कराया है, ये करवाए हैं विलासतुंग करवाए। कौन करवाए हैं, विलासतुंग करवाए हैं। याद रखिए, विष्णु मंदिर कौन निर्माण कराया है जी, विलासतुंग कराए हैं राजीव लोचन मंदिर में। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो विलासतुंग है ये किसके समकालीन थे, ये समकालीन था महाशिवगुप्त बाल अर्जुन का। उनकी माता का नाम क्या था, वाष्टा देवी था। उन्हीं के जो राजीव लोचन मंदिर है उसका जो निर्माण किया है वो इन दोनों के ही सहयोग से मिला है जी। ठीक है, इस वजह से ये समकालीन थे किसके, महाशिवगुप्त के समकालीन थे। ठीक है, इसके बाद जो अगला शासक है व्याघ्रराज, उसके बारे में उतना जानकारी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगला शासक रहेगा भीमसेन। भीमसेन के जानकारी देखने को मिलेगा पंडिया पाथर ताम्रपत्र से। कहां से देखने को मिलेगा, पंडिया पाथर से देखने को मिलेगा। तो पंडिया पाथर से किसकी जानकारी देखने को मिलेगा, भीमसेन के बारे में जानकारी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया, इन्हीं को ही भीमसेन द्वितीय भी कहते हैं जी। इसके बाद जो अगला शासक रहेगा वरुण धवल, या फिर कह सकते हैं नरेंद्र धवल। कौन सा, नरेंद्र धवल भी कह सकते हैं, नरेंद्र धवल, दोनों नाम है जी, वरुण धवल भी है, नरेंद्र धवल भी है। ये अंतिम शासक है नलवंशियों का। तो नलवंशियों का साक्ष्य हमें कहां से देखने को मिले हैं जी, हमें देखने को मिला है अन्य अन्य जगहों से, जैसा कि रिद्धिपुर ताम्रपत्र देखने को मिला है, आंध्र प्रदेश में अमरावती में देखने को मिला है, वहां पे भवदत्त वर्मन का देखने को मिला है रिद्धिपुर। ठीक है, दूसरा आपको केसरी बेड़ा ताम्रपत्र देखने को मिला है अर्थपति भट्टारक का। अगला देखने को मिला है पौड़ागढ़ शिलालेख देखने को मिला है स्कंद वर्मन का। राजिम शिलालेख देखने को मिला है विलासतुंग का। पड़िया पाथर ताम्रपत्र देखने को मिला है भीमसेन का। और पुलिया अभिलेख आपको देखने को मिला है नंदराज और स्तंभराज का। इसके साथ साथ आपको जानकारी देखने को मिला है और कहां से, तो इसके साथ आपको जानकारी देखने को मिला है कहां से जी, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। ठीक है, ये आपको देखने को मिला है। ये हो गया नल वंश समाप्त, वाक्टक वंश समाप्त, और हो गया कौन सा, गुप्त वंश समाप्त। अब कल की क्लास से हम लोग क्षेत्रीय राजवंश को पढ़ेंगे, और क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत ध्यान रखिएगा नल वंश खत्म हो गया है। ठीक है, क्षेत्रीय वंश के अंतर्गत हम लोग पहले राजवंश को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, राजर्षि तुल्य वंश, सरपुरीय वंश, और उसके साथ हम लोग बहुत सारे क्षेत्रीय राजवंश को पढ़ेंगे जी। ठीक है, तो आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको यह क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।